हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो आपका नए तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो है आप जैसा कि जानते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 वो स्रोत आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो है 1 अंक वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक स्रोत के ऊपर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 3 आपको करने होंगे। तो इस तरह से ये 3 जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 वो जो है 9 अंकों के होते हैं। तो आइए सैम्पल पेपर 1 के पार्ट 2 यानी कि अब हम जो कर रहे हैं सैम्पल पेपर 1 का पार्ट बी करेंगे, यानी कि भाग क करेंगे। और इसमें स्रोत आधारित प्रश्नों को यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को लेंगे जो कि 1 अंक वाले होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो सोर्स है वो यहाँ पर दिया गया है और इसके ऊपर आधारित प्रश्न जो हैं आगे आपके पास आएंगे। तो सोर्स है कि प्रयाग प्रशस्ति का अंश पढ़िए और नीचे दिए गए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अंश प्रयाग प्रशस्ति से लिया गया है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु यानी कि भले की समृद्धि करते हैं और असाधु यानी कि बुरे के विनाश का कारण है। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर यानी कि धन के देव हैं, वरुण यानी कि समुद्र देव हैं और इंद्र यानी कि वर्षा के देवता हैं और यम यानी कि मृत्यु देव के तुल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला जो पार्ट है यानी कि उस पे ऊपर बेस्ड पहला जो एमसीक्यू है वो इस प्रकार है कि इस प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में क्यों जाना जाता है। वाई इज द कमेंडेशन नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। तो ऑप्शन ए है यह है अपने संरक्षक की प्रशस्ति में लिखी गई है। इट इज़ रिटन इन द एक्सपोजिशन ऑफ इट्स मेंटर। बी है यह एक दरबारी कवि द्वारा रचित है यानी कि इट इज़ कंपोज्ड बाय ए कोर्ट पोएट। सी है कि यह अपने संरक्षक के विवरण के रूप में संरक्षित है यानी कि इट इज़ प्रिजर्व्ड एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टोन। और डी है यह संस्कृत में लिखी गई है यानी कि इट इज़ रिटन इन संस्कृत। तो आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के रूप में ही क्यों जानी जाती है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। यह अपने संरक्षक के विवरण के रूप में संरक्षित है यानी कि जो इसके संरक्षक हैं जिन्होंने ये प्रशस्ति लिखवाई है उनके बारे में यहाँ विस्तार से वर्णन उनका किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशस्ति के संरक्षक को ईश्वर तुल्य माना गया है। यह प्रदर्शित करता है कि शासक किस प्रकार का था। द पैट्रन ऑफ प्रेज is considered like God. It shown what kind of governance it was. ऑप्शन ए है इसका अभिप्राय है कि उनका पद देवी देवता के तुल्य था यानी कि दिस मीन्स दैट द डेजिग्नेशन वाज इक्वलेंट टू दैट ऑफ द डाइटी। बी है उनको ईश्वर की तरह मानना यानी कि ट्रीट हिम लाइक ए गॉड। सी है इससे यह पता चलता है कि वह कई तरह के खिताब धारण करता था। दिस शोज दैट ही यूज्ड टू होल्ड मैनी टाइटल्स। खिताब का मतलब टाइटल यानी कि उपाधियों से होता है। और डी है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल एप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। इसका अभिप्राय है कि उन
उसका जो पद है वो देवी देवता के तुल्य था। यानी कि आप जैसे पहले देख रहे हैं कि उनकी तुलना विभिन्न देवी देवताओं से करके और उनको जो है एक तरह से ईश्वर के तुल्य ही मान लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में ठीक विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, उसमें दया की भावना थी। कारण आर जो है वह हजारों गायें देने वाला है, उसके मस्तिष्क में पीड़ितों का उद्धार करने की भावना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। एस्ट्रेशन ए, ही हैड ए फीलिंग ऑफ पिटी। रीजन आर, ही इज द गिवर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ काउज। इज देयर ए सेंस ऑफ स्लेवेशन फॉर द विक्टिम्स इन हिज ब्रेन। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों ठीक हैं, यानी कि ये दोनों ठीक हैं, और आर ए की ठीक से व्याख्या कर रहा है। यानी कि जो ये कहा गया है कि उसमें दया की भावना है, उसका ये कारण जो दिया गया है कि उन्होंने हजारों गायें दी और वो दूसरों के उनके उसके दिमाग में या मस्तिष्क में पीड़ित यानी कि दुखी लोगों का उद्धार करने की भावना है, तो ये जो है इसकी ठीक से व्याख्या करता है। यानी कि ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर प्रॉपरली एक्सप्लेन ए। बी है, ए और आर दोनों ठीक हैं और आर जो है ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन ए। सी है, ए गलत है परंतु आर ठीक है, यानी कि ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। और डी है, आर गलत है परंतु ए ठीक है, यानी कि आर इज़ रॉन्ग बट ए इज़ राइट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि ए और आर दोनों ही ठीक हैं, यानी कि कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, और आर जो है यानी कि कारण जो है वो कथन की सही से व्याख्या कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई हैं दो, तो पहली है कि शासकों के इतिहास को साहित्य, सिक्कों, शिलालेखों की सहायता से पुनर्निर्मित किया गया है, जैसा कि यह एक अंश है। द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एज इट इज ए फ्रैक्शन। और दूसरा जो कारण दिया है कि यद्यपि इतिहासकार ऐसे वृत्तांत से सत्य का पता लगाने का प्रयत्न करता है, परंतु इसके रचयिता हैं और उनको संभाल कर रखते हैं। वे उनको काव्य के रूप में, ना कि वर्णन के रूप में, जो सचमुच सत्य होता है। यह प्रशस्ति इस तरह का ही एक मामला है। यानी कि वो कहना चाहता है कि इतिहासकार तो वृत्तांत में जो ये कहानी है या जिसका वर्णन किया गया है उसकी सत्यता का पता लगाने का प्रयत्न करता है, परंतु जिसने भी इसको रचा और संभाल कर जो इसके रचयिता हैं यानी कि इसके लिखने वाले हैं, इसको संभाल कर रखते हैं और इसको एक काव्य यानी कि एक कविता वाले फॉर्म में, ना रूप में, ना कि वर्णन के रूप में के अनुसार जो सचमुच सत्य होता है, इस तरह से कविता के रूप में संभाल के रखते हैं। तो यह प्रशस्ति भी इसी तरह का एक मामला है। Although the historian tries to find out the truth from such an account, he is the another and maintains them. They describe them as poetry and nor according to the description which is truly true. The commendation is one such case. निम्नलिखित में से ठीक विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि select the correct option from the following। तो ऑप्शन ए है, 1 और 2 दोनों ठीक हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 आर फाइन, यानी कि करेक्ट भी कह सकते हैं। और बी है कि केवल 2 ठीक है, ओनली 2 इज़ करेक्ट। तो आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही ठीक है, यानी कि
वो ये कह रहा है कि शासकों के इतिहास को साहित्य, सिक्कों, शिलालेखों की सहायता से पुनर्निर्मित किया गया है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो इतिहासकार हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इसके रचयिताओं ने इसको संभाल कर रखा, कविता के रूप में रखा। तो ये सत्य मामला है, तो ये प्रशस्ति से सब पता लगता है। तो ये जो है इससे जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर सोर्स नंबर 18 जो है एक चित्र आधारित सोर्स है और इसमें जो है एक मुगल चित्र को दिखाया गया है जिसका शीर्षक है जहांगीर का स्वप्न। और नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर ठीक विकल्प का चयन करके देने हैं। यानी कि आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 3 का आपको जवाब देना है। Look at the following Mughal picture titled Jahangir's Dream and answer the 3 questions from the following question by selecting the correct option। तो पहला प्रश्न है कि मुगल चित्र को जहांगीर का स्वप्न का नाम दिया गया है क्योंकि, यानी कि आपको बताना है इसे जहांगीर का स्वप्न क्यों कहा गया। The Mughal picture has been given the name of Jahangir's Dream because ऑप्शन ए चित्र दर्शाता है कि दोनों शासक जहांगीर और सफवी शाह अब्बास मित्रवत गले मिलते हुए हैं। यह जहांगीर का एक स्वप्न था। तो यहाँ चित्र में आपको बता दें कि ये जहांगीर जो मुग़ल बादशाह थे और साथ में इनके जो ये दिखाए गए हैं तो ये जो हैं ईरान के सफावी शासक शाह अब्बास हैं। तो इनको जो ये मित्र की तरह गले मिल रहे हैं, ये एक जहांगीर का स्वप्न था कि ईरान के साथ उनके संबंध जो हैं अच्छे रहें। द पिक्चर शोन्स दैट बोथ द रूलर्स जहांगीर एंड सफावी शाह अब्बास आर एम्ब्रेसिंग फ्रेंडली हग्स। दिस वाज ए ड्रीम ऑफ जहांगीर। बी है कि यह चित्र इस सत्यता को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह चित्र इस सत्यता को प्रदर्शित करता है जो कि कल्पित है, जैसे दो शासक कभी भी नहीं मिलते थे। दिस पिक्चर शोज द ट्रूथ विच इज इमेजिन्ड एज इफ द टू रूलर्स नेवर मेट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो चित्र है ये एक कल्पना मात्र है क्योंकि दो शासक कभी भी इस तरह से नहीं मिलते। और सिया लघु चित्रों पर एक शिलालेख में लिखा है कि जहांगीर ने अबुल हसन को सम्राट के स्वप्न जो हाल ही में देखा था का चित्र बनाए। इन एन इंस्क्रिप्शन ऑन द मिनिचर्स इट इज़ रिटन दैट जहांगीर पेंटेड अबुल हसन्स द ड्रीम ऑफ द एम्पायर विच ही हैड सीन इट द रिसेंट पास्ट। और डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल अप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। ये चित्र जो दिखाता है कि जहांगीर और सफावी शाह अब्बास मित्रवत गले मिलते हुए हैं, ये जहांगीर का एक स्वप्न था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो दूसरा भाग है वो इस प्रकार है कि चित्र में जानवरों को डैश दिखाया गया है, यानी कि इन द पिक्चर द एनिमल्स आर शोन डैश। तो यहाँ पर जो ये जानवर दिखाए गए हैं शेर और बकरी, आपको यहाँ पे लाइन खींच के मैं बता दूँ, ये तो शेर है और एक बकरी है। तो ऑप्शन ए है एक ऐसा राज्य जिसमें शेर जैसा शक्तिशाली पशु और मेमना सद्भावना से रहते हैं, यानी कि स्टेट इन विच पावरफुल एनिमल लाइक लायन एंड लैम्ब लिव इन गुडविल। और बी है एक आदर्श क्षेत्र जहाँ पशु और मानव दोनों निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पशुओं के साथ साथ मानव भी दिखाए गए हैं तो वो भी निवास करते हैं। और सी कह रहा है कि दोनों कै और खै ठीक हैं। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, एक ऐसा राज्य जिसमें शेर जैसा शक्तिशाली पशु और मेमना सद्भावना से रहते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि दोनों सम्राटों के पैरों के नीचे जो ग्लोब दबा हुआ है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप पूरे विश्व का नक्शा जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ग्लोब दिखाया गया है जिसमें उस समय के ज्ञात तीनों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप दिखाए गए हैं।
तो ये कह रहे हैं कि ग्लोब का जो दिखाया गया है वो किसकी वजह से दिखाया गया। द ग्लोब अंडर द फिट ऑफ बोथ द एम्परर शोन दैट। तो ऑप्शन ए है जहांगीर का स्वप्न है कि वह सारे विश्व को विजय करे, इसीलिए अपने शत्रु शाह अब्बास को गले लगा रहा है। जहांगीर ड्रीम्स इज टू कॉन्क्यूर द होल वर्ल्ड, सो ही इज एम्बेसिंग हिज एनिमी शाह अब्बास। और बी है ग्लोब का चित्रण चित्रकार ने चित्र की गहराई दर्शाने के लिए किया है, यानी कि द ग्लोब इज डिपेक्टेड बाय द पेंटर टू शोन द डेप्थ ऑफ द पिक्चर। और सी है ग्लोब का प्रदर्शन मानव और पशु के एक साथ रहने के आदर्श संसार का प्रतीक है, यानी कि ग्लोब में जो पशुओं को और इंसान को दिखाया गया है कि विश्व में दोनों के रहने के लिए आदर्श संसार है, उसके लिए इसको दिखाया गया है। यानी कि द डिस्प्ले ऑफ द ग्लोब सिंबलाइज द आइडियल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लिविंग टुगेदर। और डी है उपयुक्त दोनों ख और ग, यानी कि बोथ एप्रोप्रिएट बी एंड सी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि जहांगीर का स्वप्न है कि वो सारे विश्व को विजय करे, क्योंकि विश्व को अपने पैरों के नीचे इसीलिए उसने दिखाया है। तो इसीलिए वो अपने शत्रु शाह अब्बास को गले भी लगा रहा है कि उससे मित्रता करने के बाद वो पूरी दुनिया को जीत लेगा। और अब इसी सोर्स पे ऊपर आधारित आखिरी प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि चित्र में दोनों सम्राटों की शारीरिक भाषा और आसन दर्शाते हैं कि, यानी कि द पिक्चर शोन्स द बॉडी लैंग्वेज एंड पॉस्चर्स ऑफ बोथ द एम्परर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जहांगीर को दिखाया गया है, और ये जो कि काफ़ी जो देखने में काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और विश्वास से पूर्ण हैं, और जबकि जो शाह अब्बास हैं वो काफ़ी कमज़ोर से और दबे हुए डरे हुए से दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ उनके आसनों की जहाँ बात है तो आसन का मतलब है जिसके ऊपर वो खड़े हैं। तो जहांगीर जो है वो शेर के ऊपर खड़ा है, और जबकि शाह अब्बास जो है वो मेमने के ऊपर खड़ा है। तो इससे जो है पता लगता है कि जहांगीर और शाह अब्बास की हैसियत को किस तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है कि जहांगीर की शाह अब्बास पर श्रेष्ठता जैसा कि उनकी शारीरिक बनावट से प्रदर्शित किया गया है। जहांगीर्स superiority over Shah Abbas is depicted by the physical design। और बी है जहांगीर का स्वप्न जिसमें वह शाह अब्बास को मैत्रीपूर्ण तरीके से गले लगा रहे हैं ताकि वह कंधार पर कब्जा रख सके। जहांगीर ड्रीम्स इन विच ही इज हगिंग शाह अब्बास इन ए फ्रेंडली मैनर सो दैट ही कैन ऑक्यूपाई कंधार। और सी है क और ख दोनों, यानी कि ए एंड बी बोथ। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, क और ख दोनों, यानी कि जहांगीर जो है वो कि या चित्रकार जहांगीर को शाह अब्बास के मुकाबले शारीरिक बनावट से, बॉडी लैंग्वेज से जहाँ सुदृढ़ दिखाना चाहता है श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, और साथ ही साथ वो शाह अब्बास जो ईरान के शासक हैं उनसे मित्रतापूर्ण गले इसलिए मिल रहे हैं ताकि वो अपने जो मूल स्थान कंधार था, जैसे कि आप जानते हैं जो बाबर थे वो काबुल और कंधार पर ही शासन करते थे भारत आने से पहले, तो वो कंधार पे कब्जा रख सके। इसीलिए दोनों कारणों से जो है ये उत्तर सी ठीक है। अब अगले सोर्स पे चलते हैं। सोर्स 19 जो है वो 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। जमींदारों की हालत और ज़मीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है। राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी से बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार संवत 1796-97 में बिक्री के लिए विज्ञापित ज़मीन की निर्धारित राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई, यानी कि जुम्मा एक जो कर यहाँ पे दिखाया गया है, जुम्मा एक राशि होगी वसूली करने की, उसके रूप में प्राप्त हुई है। स्थानीय सिक्का रुपया थी,
यानी कि जो लोकल करेंसी वहाँ चलती थी वो रुपया थी, वह वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेची गई और 14,18,756 रुपये की राशि जो है जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। सान्य संवत 1204 तदनुसार संवत 1797-98 में 26,66,191 सिक्का रुपए के लिए ज़मीन विज्ञापित की गई और 22,74,076 सिक्का रुपए में ज़मीन बेची गई। तो बेची गई क्रय राशि 21,47,580 सिक्का रुपया थी। बाकीदारों ने कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, बिशनपुर, सभी बंगाल के ज़िले आदि के राजा। साल दर साल इनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ठीक विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यह है, बाकीदारों में कुछ क्षेत्र के सबसे पुराने परिवारों से संबंध रखते थे। कारण भूमि कर कभी भी समय पर इकट्ठा नहीं किया जाता था। इसमें काफ़ी हद तक समय समय पर नीलामी की जाती थी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एसेस्ट्रेशन ए अमाउंट ऑफ द रेस्ट सम बिलोंग्स टू द ओल्डेस्ट फैमिली इन द एरिया। रीजन आर was never collected in time on the land. It was accorded from the time to time to a large extent। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की ठीक व्याख्या करता है, यानी कि ए एंड आर बोथ करेक्ट, आर प्रॉपरली एक्सप्लेन ए। बी है, ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ए और आर बोथ करेक्ट एंड आर डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन ए। सी है, ए गलत है परंतु आर ठीक है, यानी कि ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ राइट। और डी है, आर गलत है परंतु ए ठीक है, यानी कि आर इज़ रॉन्ग बट ए इज़ राइट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा विकल्प ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि ए और आर दोनों ठीक हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों ठीक हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अधिकारी कौन थे जिन्होंने 5वीं रिपोर्ट पर आंकड़े क्या दर्शाने के लिए लिखा। हु वाज द ऑफिसर हु रॉट द 5th रिपोर्ट टू शोन व्हाट द फिगर्स वर। तो ऑप्शन ए है, कुशासन, भ्रष्टाचार, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अराजकता, यानी कि मिसरूल्स, करप्शंस, NRC बाय कंपनी एम्प्लॉयज़। बी है, स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दिखाना, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। और सी है, भूमि प्रबंध की अक्षमता, यानी कि इनएबिलिटी टू मैनेज लैंड। और डी है, केवल ख और ग, यानी कि बी और सी, यानी कि बी एंड सी ओनली। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दिखाना, यानी कि आपको यहाँ भी बताना चाहता है कि स्थायी बंदोबस्त की वजह से जब ज़मीनों की नीलामी होती है तो जितना उम्मीद की जाती है उससे बहुत कम आय जो है प्राप्त होती है कंपनी को। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं जो रुपयों की शक्ल में, वो ये बताते हैं कि यह वसूली कितनी करनी चाहिए थी, लेकिन वसूली बहुत कम हो पाई। अब अगला क्वेश्चन है कि इन 2 वर्षों के आंकड़ों में लंबी अवधि के लिए सामान्यीकरण से अशुद्ध अर्थ निकल सकता है। नॉर्मलाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी मिसइंटरप्रेटेड बाय दीज 2 years ऑफ डाटा। ऑप्शन ए है, क्योंकि इन वर्षों में जमींदारों ने कई समस्याओं का सामना किया, बिकॉज द जमींदार फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस ईयर्स। बी है, यह सत्य को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, यानी कि दिस एग्जरेंस द ट्रुथ। सी है, दोनों क और ख ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसको सही तरीके से व्याख्या करता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए,
क्योंकि इन वर्षों में जमींदारों ने कई समस्याओं का सामना किया था, इसीलिए जो है वो कर नहीं दे पा रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, आपके विचार के अनुसार गद्यांश में जुम्मा का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू थिंक जुम्मा मीन्स इन द पैसेज? ऑप्शन ए है वह राशि जो भूमि कर के रूप में इकट्ठी की गई, यानी कि द अमाउंट दैट वाज कलेक्टेड एज ए लैंड रिवेन्यू। बी है वह राशि जो नीलामी के रूप में इकट्ठी की गई थी, यानी कि द अमाउंट दैट वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्शन। सी है भूमि कर का सरकार अनुमान या निर्धारित राशि, यानी कि गवर्नमेंट एस्टिमेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स। और डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल अप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा इसका सही आंसर है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि भूमि कर का जो सरकार का अनुमान या निर्धारित राशि, यानी कि सरकार ने सोचा था कि इतनी राशि जो है मिल जाएगी, ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया था। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ राशि निर्धारित भी की थी कि इतनी राशि तो हमें वसूल करनी ही है। तो उसके बारे में यहाँ जो बताया गया है वो जुम्मा राशि है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। जो कीमती समय दिया आपने उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को हो सके जितना शेयर करें, ताकि और विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।